नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सिलेक्टिव 30 एमसीक्यूज इस वीडियो के माध्यम से मैं लाया हूं, जो कि आने वाले एग्जाम्स में ये काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए। स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, हम लोग देख लेते हैं। देखिए, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन डी। ठीक है, और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की स्थापना हुई थी, इसे भी आपको ध्यान रखनी है, 2010 में। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत का वित्तीय आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, वित्तीय आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन जो है संविधान में उल्लेख है आर्टिकल 280 में, इसे भी आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन के बारे में संविधान में कहा गया है। ठीक है, और फाइनेंस कमीशन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा हर 5 साल के लिए गठन किया जाता है। ठीक है, 5 साल के लिए इसकी गठन किया जाता है। और हमारे देश में पहला जो फाइनेंस कमीशन गठित हुआ था वो हुआ था 1951 में। ये भी आपको ध्यान रखनी है, 1951 में पहला फाइनेंस कमीशन का गठन हुआ था। ठीक है, 5 साल के लिए। और उस टाइम पीरियड पे राष्ट्रपति थे, हमें पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, वित्तीय आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन जो है, इसमें कुल 5 मेंबर होते हैं। इसमें एक होता है चेयरमैन, ठीक है, और 4 अन्य मेंबर्स होते हैं, यानी कि कुल 5 मेंबर्स यहाँ होते हैं। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम लोग। ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था, जो कि यहाँ से भी सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए, निम्नलिखित में किस अधिनियम के कारण राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ? देखिए दोस्तों, किस अधिनियम के कारण, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि 2005 की सूचना का अधिकार अधिनियम। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, राज्य के महाधिवक्ता, महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल को हटाने का अधिकार किसे है? तो दोस्तों, राज्य के महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल को हटाने का अधिकार जो है वो राज्यपाल को होता है, यानी कि गवर्नर ऑफ द स्टेट को होता है। ध्यान रखिएगा, एडवोकेट जनरल को हटाने का अधिकार और नियुक्त करने का अधिकार भी राज्यपाल के हाथों में ही है। ठीक है, यानी कि राज्यपाल के द्वारा ही एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता नियुक्त होते हैं और हटाए भी जाते हैं। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, संविधान में एडवोकेट जनरल के बारे में आर्टिकल 165 पे मेंशन है। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। ठीक है, तो इसे भी आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, न्यूनतम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है वो वर्ष 1948 को अधिनियमित किया गया था। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो, देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ये दर्शाता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसे भी आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो दोस्तों, यहां पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो होते हैं। ऐसे तो भारत के संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है। और आपको ध्यान रखना है सुप्रीम कोर्ट के बारे में आर्टिकल 124 में मेंशन है। ओके, संविधान के आर्टिकल 124 में मेंशन है। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई, ठीक है। और इसका जो सेशन स्टार्ट हुआ 28 जनवरी को स्टार्ट हुआ, यानी कि 28 जनवरी 1950 को। और हमारे देश में जो पहला सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश थे वो थे हीरालाल जे कानिया, जस्टिस हीरालाल जे कानिया। इसे भी आपको ध्यान रखनी है, जस्टिस हीरालाल जे कानिया। तो जस्टिस हीरालाल जे कानिया जो थे वो हमारे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। और एट प्रेजेंट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो कि 50th, जो कि 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। ये भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। देखिए, भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हमें संविधान में कहां मिलते हैं? देखिए, भारतीय लोकतंत्र, देखिए भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हमें कहां देखने को मिलते हैं दोस्तों? संविधान की प्रस्तावना में, यानी कि जिसे प्रियम्बल भी कहा जाता है। इसे भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, प्रियम्बल में यानी कि प्रस्तावना में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कि 14 अनुच्छेद में प्रयुक्त कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ वाक्यांश उधार लिया गया है। ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ जो वाक्यांश लिया गया है वो कहां से लिया गया है दोस्तों? इसे भी आपको ध्यान रखनी है। इसे हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, ठीक है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ली है। कानून के समक्ष समानता यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ का जो एक कॉन्सेप्ट है, यानी कि वाक्यांश है, जो कि आर्टिकल 14 में संविधान में मेंशन है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। संविधान निर्माताओं की सोच और आदर्श निम्नलिखित में से परिलक्षित होती है। देखिए, संविधान जिन्होंने निर्माण किया, यानी कि संविधान जो निर्माण हुआ वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, संविधान जो सभा थी उसके द्वारा हुई। तो संविधान सभा में कुछ कमिटीज थी, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कमिटी थी वो थी प्रारूपण समिति, यानी कि ड्राफ्टिंग कमिटी। तो ड्राफ्टिंग कमिटी में 7 मेंबर्स थे। तो जो जिन्होंने ये संविधान का निर्माण किया, निर्माताओं जो थे, तो उनका सोच और आदर्श जो है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, संविधान के किस पार्ट में? तो इसे भी आपको ध्यान रखनी है, ये देखने को मिलता है प्रस्तावना में, ठीक है, यानी कि प्रियम्बल में। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो और 3 ऑप्शंस है, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान में जब संविधान का निर्माण हुआ तो शुरू से ही ये मेंशन नहीं था। 1976 के बाद, 1976 के बाद या 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में लागू किया गया, ठीक है, 42nd यानी कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। और 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया उस टाइम पे, जो कि मौलिक कर्तव्य जो है वो मेंशन है, ध्यान रखिएगा, पार्ट 4A में और आर्टिकल 51A में। ध्यान रखिएगा, पार्ट 4A यानी कि पार्ट 4A और आर्टिकल 51A में मेंशन है मौलिक कर्तव्य, जो कि 10 मौलिक कर्तव्य मेंशन उस टाइम पीरियड पे थी। एट प्रेजेंट अगर पूछा जाए तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11, ठीक है। 11वां जो एक मौलिक कर्तव्य जो बढ़ा है, यानी कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य जो ऐड हुआ है, वो ध्यान रखना है आपको, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 में इसे 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2002 में जोड़ा गया। तो वो क्या है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वो है प्रत्येक माता पिता या अभिभावकों का ये कर्तव्य है कि
उनके जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको एलिमेंट्री एजुकेशन जो कि गवर्नमेंट के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है उनको दिलाना है। ठीक है। और देखिए मौलिक अधिकार जो है ये आर्टिकल 3 में मेंशन है, सॉरी आर्टिकल 3 कह रहा हूं मैं, पार्ट 3 में मेंशन है। और आर्टिकल 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक मेंशन है मौलिक अधिकार, जिसे हम लोग फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। ओके। और राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत जिसे डीपीएसपी कहा जाता है, डीपीएसपी कहा जाता है दोस्तों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आपका मेंशन है पार्ट 4 में। ठीक है। और आर्टिकल 36 से 51 तक। ओके, आर्टिकल 36 से 51 तक मेंशन है। तो ये छोटा सा एक इंफॉर्मेशन था, यहां से भी सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों देखिए भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है कहा गया है। ओके। तो देखिए भारतीय संविधान की विशेषता सरकार की संसदीय स्वरूप, ये तो है, संसदीय स्वरूप है। ठीक है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, डेफिनेटली जो जुडिशियरी सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट है इंडिया में। और देखिए सरकार की राष्ट्रपति स्वरूप, यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति स्वरूप नहीं है यहाँ पे। ओके। और देखिए ये संघीय सरकार, संघीय सरकार भी है, यानी कि आपका एक तरफ जैसे पार्लियामेंट है दूसरी तरफ स्टेट लेजिस्लेचर भी है। ओके। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप, जो कि हमारे भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। ओके। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? देखिए डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था उन्होंने, या हार्ट एंड सोल। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा उन्होंने संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में मेंशन है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, रेमेडीज भी कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी कहा जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज या संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में मेंशन है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर द्वारा उसे हृदय और आत्मा यानी कि हार्ट एंड सोल कहा गया था। ओके। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारत में एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप, ध्यान रखिएगा भारत में एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप की अवधारणा अपनाया गया है। तो दोस्तों एकल नागरिकता क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए भारत में बहुत सारे स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। तो आप कभी भी ये नहीं कह सकते, आप कोई भी स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में आप रह रहे हो, आप नहीं कह सकते हो कि आप उस स्टेट के या यूनियन टेरिटरी के भी नागरिक हो और भारत के भी नागरिक हो। ठीक है। कोई भी स्टेट में आप रह रहे हो, कोई भी यूनियन टेरिटरी में आप रह रहे हो, आप भारत के ही नागरिक कहलाओगे। इसी को कहा जाता है सिंगल सिटीजनशिप। क्लियर? तो सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट जो है हमने इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, देखिए सिटीजनशिप के बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ठीक है। भारतीय नागरिकता का जो भी बारे में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक, ये भी आपको ध्यान रखनी है। आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक मेंशन है नागरिकता के बारे में संविधान में। ओके। तो सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है दोस्तों? इंग्लैंड से लिया है, यानी कि ब्रिटेन से लिया है। ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए मूव, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? तो दोस्तों प्रारंभ में ध्यान रखना आपको, प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है। एट प्रेजेंट 7 मौलिक अधिकार नहीं है, सिर्फ 6 मौलिक अधिकार हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स सिर्फ 6 हैं एट प्रेजेंट। तो एक जो मौलिक अधिकार जो कि संपत्ति का अधिकार था, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी को दोस्तों अभी मौलिक अधिकार दोस्तों नहीं कहा जाता है।
राइट टू प्रॉपर्टी एक कानूनी अधिकार है, क्लियर है, और इसे एट प्रेजेंट जो है कानूनी अधिकार के रूप में माना जाता है। इसीलिए पहले 7 मौलिक अधिकार थे, तो राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है, तो एट प्रेजेंट 6 मौलिक अधिकार है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7, यानी कि प्रारंभ में 7 ही मौलिक अधिकार थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा और एक चीज, ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है, इसे जो मौलिक अधिकार से हटाया गया था वो ध्यान रखिएगा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, यानी कि 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 को हटाया गया था। और दोस्तों राइट टू प्रॉपर्टी जो है संपत्ति का अधिकार एट प्रेजेंट कानूनी अधिकार है, और संविधान में इसे पार्ट 12 में, ठीक है, पार्ट 12 और आर्टिकल 300A में अभी स्थान दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? दोस्तों राज्य का मतलब यहाँ पे ध्यान रखिएगा राष्ट्र ही होता है, ओके। तो धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर स्टेट, धर्मनिरपेक्ष राज्य यानी कि सेक्युलर स्टेट कहा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि वो राज्य यानी कि वो स्टेट, वो राष्ट्र जो धर्म के बीच भेदभाव नहीं करता है, उसी देश को यानी कि राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र या देश कहा जाएगा, ओके। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 16। निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता समानता के उदार राष्ट्र के अनुकूल नहीं है? देखिए किस प्रकार की समानता, तो दोस्तों देखिए कानूनी समानता तो सही है, यहाँ पे कहा गया है नहीं है, ध्यान रखना है आपको। राजनीतिक समानता भी सही है उदार राष्ट्र के लिए, सामाजिक समानता भी सही है। तो दोस्तों आर्थिक समानता यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आर्थिक समानता जो है एक उदार राष्ट्र के लिए अनुकूल नहीं है, ओके। तो चलिए मूव करते हैं 17। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? तो दोस्तों संविधान में मौलिक कर्तव्यों को, ये मैंने पहले ही डिस्कस किया एक बार, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को यानी कि फंडामेंटल जो ड्यूटीज है, फंडामेंटल जो ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटीज को 1976 को शामिल किया गया। और आपको ध्यान रखनी है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, यानी कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, ओके। तो उस टाइम पे 10 मौलिक कर्तव्य थे और एट प्रेजेंट 11 है, ओके। और 11 नंबर जो फंडामेंटल ड्यूटी जो ऐड हुआ है वो आपको पता होनी चाहिए, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में इसे ऐड किया गया है, ओके। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है आपको, देखिए ये जो मौलिक कर्तव्य 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया, तो ये तो आपको पता ही होगा 51A आर्टिकल में इसे शामिल किया गया, और इसका जो पार्ट है वो है 4A, ठीक है, पार्ट है 4A। और मौलिक कर्तव्यों को जो शामिल किया गया था वो ध्यान रखनी है आपको, किस कमिटी की अनुशंसा पर, यानी कि किस कमिटी के रिकमेंडेशन पर मौलिक कर्तव्यों को, माने एक कमिटी गठित हुई थी मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करना है कि नहीं, इसको जांच करने के लिए। तो ध्यान रखना है इस कमिटी का नाम था स्वर्ण सिंह कमिटी, जो कि 1976 को ही इस कमिटी का गठन हुआ था, ओके। और उस टाइम पीरियड पे जो गवर्नमेंट थी वो इंदिरा गांधी सरकार थी, यानी कि इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पीरियड पे, ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? देखिए मौलिक अधिकार जो है, यानी कि मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स जो है पार्ट जो कि पार्ट 3, ओके, और आर्टिकल 12 से 35 तक मेंशन है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो मौलिक अधिकार हमने यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो एट प्रेजेंट कितने मौलिक अधिकार है? 6, शुरुआत में 7 थी। राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति के अधिकार को अभी मौलिक अधिकार नहीं माना जाता है, ये एक कानूनी अधिकार है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूएसए, मौलिक अधिकार हमने यूएसए से ली है, यानी कि यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए 19, सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है?
दोस्तों सामाजिक न्याय से तात्पर्य है ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जाति, पंथ, रंग और लिंग के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए, इसी का तात्पर्य है सामाजिक न्याय। ओके, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति किसके हाथों में है? देखिए, प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति भारत के लोग, पीपल ऑफ इंडिया, ये भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया के हाथों में है, ठीक है, पीपल ऑफ इंडिया। और प्रस्तावना के अनुसार संविधान का जो सोर्स है वो पीपल ऑफ इंडिया ही है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 21। देखिए, भारत के नागरिक किस आयु में मतदान कर सकते हैं? ये बहुत ईजी, आप सभी को पता है। भारत के जो नागरिक हैं वो 18 वर्ष के, भारत के जो नागरिक हैं वो 18 वर्ष के आयु में मतदान कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। देखिए, कौन सा मामला मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो दोस्तों ध्यान रखने है आपको। देखिए, ये ऑप्शन ए जो है, यानी कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, जो कि 1976 का जो मामला है सुप्रीम कोर्ट का, इसी में मौलिक अधिकार के बारे में कहा गया है। दोस्तों इस मामले में कहा गया था जो मौलिक अधिकार जो है, हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, इसे पार्लियामेंट संशोधन नहीं कर सकता है। ओके, ये भी आपको ध्यान रखनी है। बाद में हालांकि केशवानंद भारती केस जो आई थी 1973 को, इस फैसले को बदला, ओके, और कहा जो पार्लियामेंट संविधान में संशोधन तो कर सकती है लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे बिना नुकसान पहुंचाए। क्लियर है? तो केशवानंद भारती जो जो था वो केस का पूरा नाम था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो कि 1973 को वो केस आया था। ओके, और यहाँ पे गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस जो है 1976 को, ये केस ये कहती है कि फंडामेंटल राइट्स पे कोई संशोधन नहीं हो सकती है। क्लियर है? तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार पहले ही हमने डिस्कस किया, एक कानूनी अधिकार है। और संपत्ति का अधिकार जो है एट प्रेजेंट हमने पहले ही एक बार डिस्कस कर चुका हूं मैं, पार्ट 12 आर्टिकल 300 ए में एट प्रेजेंट मेंशन किया गया है संपत्ति के अधिकार को। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे संपत्ति का अधिकार जब 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था ना, तो ध्यान रखना यहाँ पे आप लोग। देखिए, 44वां संविधान संशोधन 1978 में मौलिक अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में उसे हटा दिया गया था और एक कानूनी अधिकार के रूप में उसे रखा गया था। तो देखिए, ध्यान रखिए यहाँ पे और एक चीज देखिए, आर्टिकल 19 क्लॉज 1F को डिलीट किया गया था, हटा दिया गया था, और आर्टिकल 31 को भी यहाँ पे हटा दिया गया था। ओके, जो कि इस दोनों आर्टिकल में मौलिक संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में दर्शाती थी। ठीक ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए, भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी किस संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, डीपीएसपी जो हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। और ध्यान रखिएगा, डीपीएसपी जो है ये पार्ट 4 में, ओके, और आर्टिकल 36 से 51 में मेंशन है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं हम लोग। हमारे भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो दोस्तों ये पहले भी मेंशन किया मैंने, हमारे संविधान में 11 एट प्रेजेंट मौलिक कर्तव्य है, और जब मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था तब 10 था। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य जो है 51, यानी कि आर्टिकल 51A और पार्ट जो है 4A में मेंशन है, पार्ट 4A और आर्टिकल 51A में मेंशन है। एट प्रेजेंट 11 मौलिक कर्तव्य है, लेकिन जब मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा माने संविधान में स्थान दिया गया था 1976 पे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, तब 10 था। ओके, एक जो नया जोड़ा गया था 11th यानी कि 11वां, वो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 26। किसके शासनकाल के दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? देखिए,
तो ये हमने पहले एक बार डिस्कस की है। मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार था। तो 1978 में 44th यानी कि 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया और एक कानूनी अधिकार के रूप में इसे स्थान दी गई आर्टिकल 300A पार्ट 12 में। तो दोस्तों उस टाइम पीरियड पे 1978 पे कौन सी किसकी सरकार थी, तो इसे आपको ध्यान रखनी है। 1978 पे मोरारजी देसाई गवर्नमेंट थी। ओके, ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए मूव करते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर है ऑप्शन बी। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की संरचना यानी कि पंचायतों का जो गठन के बारे में बात करता है? तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, 243 यानी कि 243 सी पंचायतों की संरचना के बारे में बात करता है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देखिए भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? देखिए भारतीयों को सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की जो योजना है वो माउंटबेटन योजना यानी कि माउंटबेटन प्लान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इसका और एक नाम है दोस्तों, माउंटबेटन प्लान यानी कि माउंटबेटन योजना का और एक नाम है, वो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, डिक्की बर्ड प्लान, इसे डिक्की बर्ड प्लान भी कहा जाता है, डिक्की बर्ड प्लान। ओके, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो देखिए 29, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? देखिए भारत जब स्वाधीन हुआ तो जब तक हमारा संविधान नहीं बना, जब तक हमारा संविधान नहीं बना था तब तक कौन से शासन कौन से एक्ट के द्वारा हमारा देश का शासन चल रहा था? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसी के अनुसार हमारा देश का शासन उस टाइम पीरियड पे चल रहा था। ओके, और हमारा देश का जो संविधान है ये 1935 का भारत सरकार अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम था, इससे बहुत ज्यादा प्रभावित है। ओके, डायरेक्ट यहाँ पे 250 से ज्यादा भी शब्द को संविधान में जोड़ा गया है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए आज का जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के क्वेश्चन नंबर 30, मैंने बताना भूल गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? देखिए कौन सा सही नहीं है कहा गया है। देखिए दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत देखिए भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम एक मंत्रिमंडल था, इंटरिम गवर्नमेंट। ओके, प्रांतीय सामूहिकरण, ये भी सही है। संविधान निर्माण का अधिकार दिया गया कैबिनेट मिशन में, ये भी सही है। तो दोस्तों गलत है यहाँ पे पाकिस्तान की स्वीकृति। कैबिनेट मिशन जो कि 1946 को भारत आया, ठीक है, इसके द्वारा ही हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था यानी कि संविधान सभा का निर्माण हुआ। संविधान सभा जिसके हाथों में देश का संविधान बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी था। ओके, पाकिस्तान की स्वीकृति लेकिन कैबिनेट मिशन के द्वारा नहीं दी गई थी, ये आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो दोस्तों ये था आज का हमारा 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी आने वाले एग्जाम्स के लिए। ओके, तो चलिए अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो एक लाइक, चैनल में नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।